नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं startitup.com के फाउंडर एंड सीईओ श्री संदीप रंजन जी से। तो संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि ये मंच प्रदान की। इसके लिए मैं और सारी स्टार्टअप टीम और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। संदीप जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि startitup.com का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है। जी। सबसे पहले मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ये स्टार्टअप आया कहाँ से, ये है क्या, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है लोगों के लिए। ये startup.com बेसिकली जो भी स्टार्टअप्स हैं वो जो अपना आइडिएशन के आगे ग्रोथ स्टेज पर आ चुके हैं, उन लोगों के लिए स्टार्टअप काम करती है। उन लोगों के लिए एक सिंगल विंडो पे जितनी टीम्स चाहिए होती है अलग अलग सेक्टर की, चाहे वो लीगल की होगी, आपको टेक से रिलेटेड होगी, फाइनेंस से रिलेटेड होगी, फ्यूचर में इन्वेस्टर से रिलेटेड होगी, R&D से रिलेटेड होगी, मार्केटिंग से रिलेटेड होगी, वो सारी टीम हमारे पास है। वो सारी टीम हम उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका स्टार्टअप एक लेवल के आने के बाद आगे वो ग्लोबल जा सके, पैन इंडिया जा सके और उनका जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स दूर हो सके। प्रॉब्लम्स से अगर हम बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं आइडिएशन के बाद, आपको क्या लगता है जिसके लिए वो आपको हेल्प के लिए ढूंढते हैं? हाँ, आइडिएशन के बाद क्या होता है कि उनको एक आइडिया आया। अब सबसे बड़ा कि आइडिया के बाद वो लॉन्च भी कर देते हैं। उसके बाद उनको एक सबसे बड़े करते हैं को कभी मैक्सिमम, मैं बुरा ना माने लेकिन मैक्सिमम स्टार्टअप उसका होमवर्क नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप एक होमवर्क कर लीजिए। होमवर्क करने से क्या होगा कि आइडिएशन के बाद आप उस प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो वो होमवर्क अगर आप नहीं करते हैं तो वो होमवर्क भी हम लोग कर देते हैं। किस तरह का होमवर्क? बतला दो कि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका मार्केट क्या होगा, उसका टारगेट ऑडियंस क्या होगा, या फ्यूचर क्या होगा, ये हमको, या फिर हम उसको प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कब लॉन्च करना है। आज हमने सोचा कि लॉन्च करना है और उसमें हम लगा दिया 1 साल। मालूम चला कि 1 साल में जब हम उस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं तब तक वो प्रोडक्ट किसी और ने लॉन्च कर दिया या ये मेरे लिए पीछे हो गया, या उस जो हम चीज़ लॉन्च करना चाहते हैं उसके लिए सही टाइम शायद 2 साल है, 1.5 साल है। तो एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे किस प्रोडक्ट को हिट किया जाए, किस प्रोडक्ट को लाया जाए। क्योंकि जब ऑनलाइन आया तो ऑनलाइन में पहले जिन्होंने लाया तो उन्होंने लाया तो उन्होंने आइडिया देखा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है क्या, तो उनको जब सही टाइम पे लगा, वो सही टाइम पे स्टार्टअप को सही टाइम पे लॉन्च करना एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्लस और जो प्रॉब्लम्स है कि उनके बाद उनको, चूँकि हम 2 टियर टाउन में, तो हमें उन्हें सारा टीम नहीं मिलता है। इनके चलते वो आगे जाके वो उनको बंद करना पड़ता है। क्या फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए भी आप स्टार्टअप्स की हेल्प करते एकदम हैं? एग्जैक्ट। किस तरह से? फंडिंग प्रोवाइड भी हम लोग करवाते हैं। उस स्टार्टअप में अभी हम लोग करवा रहे हैं, एक भारत कैप्स है उनका, हमारे थ्रू, मैं खुद उसमें एज ए इन्वेस्टर हूँ। ओके। वो बंदा 21-22 साल का बंदा वो हमारे पास आया था, पिच हमसे किया कि वो इन्वेस्टर कुछ और ढूंढ रहा था, लेकिन चूंकि उनके प्रोडक्ट में, उनके सर्विसेज में हमने अच्छा लगा तो हमने कहा कि हम खुद इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई स्टार्टअप्स अच्छी है और बढ़िया है, ये आइडिया उसका अच्छा है, वो अच्छे काम कर चुके हैं, तो हम उनको फंडिंग भी हम उनको ज़रूर दिलवाते हैं। कब और कैसे आपको ये आइडिया इनिशिएट हुआ? इसके लिए मैं थोड़ा सा समय लूँगा। एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। मैं स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता था, मैंने रिज़ाइन करने के बाद लगा कि चलो, मैंने जो प्रॉब्लम्स देखा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं, JPSC के हैं, UPSC के हैं, बैंक, PO, क्लर्क, इससे रिलेटेड बहुत सारा है। उसमें बच्चे आते हैं, कोचिंग्स करते हैं या अपना एजुकेशंस जो है लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर वो कहीं पर कोई जॉब ना निकाल पाएँ तो फ्यूचर में क्या होता है कि सर्वाइव करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि उनको कहीं जॉब नहीं मिलता तो वो किसी दुकान में या कहीं पर भी काम करते हैं, 12 घंटा देते हैं, मुश्किल से 8,000 या 10,000 मिलता है। तो हमें लगा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट हम करें जो स्किल बेस्ड हो, और उस स्किल बेस में उसको जैसे वो इंस्टीट्यूट में आया तो 2-3 महीने के बाद ही उनका कम से कम मिनिमम 10 से 15,000 उनका इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। इसी से रिलेटेड हमने एक टेक टीम अपना, इसीलिए हमने शुरुआत किया कि एक द टेकनेस्ट एकेडमी के नाम से इंस्टीट्यूट शुरू किया 2020 में। जब हमने इंस्टीट्यूट शुरू किया तो हमें भी इतना सारा प्रॉब्लम्स आया, क्योंकि हमें भी टीम नहीं मिल रही थी, जबकि हमारे पास फंडिंग की कोई इशू नहीं थी।
प्रॉब्लम्स आपने क्या क्या फेस करी वाह, स्टार्टअप को शुरू करने से हाँ, पहले? तो वही बता रहा हूँ कि हमें भी नहीं मिला, ना टेक टीम मिले अच्छे, ना लोग मिल रहे हैं, ना कुछ नो नहीं मिला, एंटरप्रेन्योर्स मिल रहे ना होंगे अच्छे। एंटरप्रेन्योर्स मिल रहे हैं। ये सारा चीज़ हमने देखा कि ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि भाई जब मेरे पास फंडिंग की इशू नहीं है, मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ हम झारखंड के लोगों को कुछ देना चाहते हैं, तो कल मैं क्या करता, मैं यहाँ बंद करता, बैंगलोर पुणे या कहीं और स्टार्ट कर देता। एग्जैक्ट में क्या करता कि जब सब चीज़ मेरे पास है तो मैं यहाँ कर लूँ। मैंने क्या किया, उसको शिफ्ट कर दिया, अपनी दूसरी टीम को दे दिया, और हमने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी कंपनी या ऐसा वेंचर लाऊं जिसमें जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स है वो दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स ना हो, वो सारा चीज़ हम प्रोवाइड कराएं। मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से मूव करने से अच्छा है मैं ऐसा काम करूं कि दूसरे स्टेट के लोग मूव करके कम से कम झारखंड में आए। इसके बाद आपने मतलब इनिशियल फेजेस में ये प्रॉब्लम्स फेस करी, जी जी। स्टार्टअप रन कराने के दौरान भी आपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस करी जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? प्रॉब्लम्स तो मैम ये हमेशा आते ही रहेगी, प्रॉब्लम्स आते रहेगी, और हम लोग को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूर करना है, और छोटी मोटी आते रहती है प्रॉब्लम। एक कहीं भी किसी प्रकार का कुछ हम कहीं हम लोग जाते हैं, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स आता है कि कोई काम अगर हमारे पास आता है तो हमें जो सबसे बड़ा है चैलेंजेस वो है कि हमें सही एक्सपर्टीज़ नहीं मिलती है, स्किल नहीं मिलती है। सबसे बड़ा चैलेंज हमें आता है कि आज भी हमें हायर करना पड़ रहा है अदर स्टेट से। हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, आज भी डिपेंडेंट है स्टार्टअप्स के लिए। आज भी अगर मेरे पास 100% होंगे तो 20-30 ये झारखंड से है, 60-70% दूसरे स्टेट से है। तो आपका स्टार्टअप इसमें क्या यूनिक कर पा रहा है? ये है कि हम धीरे धीरे हमारा है कि नेक्स्ट हमारा 1-2 मंथ में डिस्कशन चल रही है कि उन मतलब लोगों क्या से, अहम रोल प्ले कर पा हाँ रहा है वो इन हम सब लोग सिनेरियोज में? हाँ वो चाह रहे कि वो जितने भी स्किल्ड है उन लोगों को हम लोग यहाँ झारखंड पे लाएं, और स्टार्टअप का इकोसिस्टम में बदलाव हो, ताकि वो जो स्किल जो है वो कम से कम झारखंड में रहे। फिलहाल में आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितनी कंपनीज जुड़ी हुई हैं? मेरे साथ अभी 10 से 12 कंपनी है जो अभी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो मेरे साथ हमारी टीम के साथ काम कर रही हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स है, प्लस और अलग हमारे पास 10 से 15 टीम्स के साथ जो बाहर में है उनके साथ हमारा काम कर रहे हैं। बहुत जल्द 2-3 कंपनीज जो है जिनके साथ हमारी डिस्कशन हो रही है वो बहुत जल्द आपके झारखंड में, आपके रांची में हमारी टीम के साथ काम करेगी, और बहुत जल्द आप देखिएगा कि स्टार्टअप का 6 मंथ 1 ईयर में यहाँ का माहौल बदल जाएगा। आज अगर 80% 90% स्टार्टअप्स जो फेल हो रहे हैं उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, अच्छा मेंटर नहीं पा रहा, अच्छा टीम नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारा हम प्रोवाइड करवा के ये आपको जरूर बोलते हैं कि 6 मंथ 1 ईयर में स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम में यहाँ पर बदलाव आएगा। आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स कहाँ पे गलतियां करते हैं, उनके फेल होने का रीजन क्या है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। क्या होता है कि हमारे पास एक आइडिया आता है और हमें लगता है चलो स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप में मैक्सिमम यूथ या जो भी आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी गलती करते हैं ना कि चलो एक स्टार्टअप कर लेते हैं, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर के पीछे लग जाते हैं। भाई इसके लिए मेरे को पैसा ढूंढना है, अपने स्टार्टअप को वो आगे ले जाने के बदले वो ढूंढते इन्वेस्टर के लिए। मेरा कहना है कि जब तक आप स्टार्टअप को सीड स्टेज पे मत रखिए, ग्रोथ स्टेज पर ले आइए। एक लेवल ग्रोथ स्टेज पर आने के बाद आप इन्वेस्टर ढूंढिए। आप अपना जो फोकस सिर्फ इन्वेस्टर के पीछे लगाते हैं ग्रोथ स्टेज पे लाइए, क्योंकि ग्रोथ स्टेज पे जब तक आप लाइएगा तो आपको उसमें फंड की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपना फंड लगाइएगा, अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं गलती करता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है आज भी जो स्टार्टअप्स के साथ जो मैक्सिमम जो दे रहा हूँ वो इन्वेस्टर को पैसा लेते हैं लेकिन उसको अपना पैसा नहीं समझते हैं। इसलिए शायद बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन इसलिए बुरा नहीं समझते हैं क्योंकि आप उसको बर्न करते हैं। क्या आपका अपना पैसा बर्न कीजिएगा? आप अपना पैसा बर्न नहीं करते हैं लेकिन इन्वेस्टर का पैसा बर्न कर देते हैं। तो ये स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती है कि वो हमेशा सोचते हैं कि पहले इन्वेस्टर मिल जाए। मेरा कहना है पहले ग्रोथ स्टेज पे लाइए, अपने जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज है उसका पूरा R&D कीजिए, एक एक छोटी छोटी चीजों पे देखिए, और उसके बाद आप अपने स्टार्टअप को उस लेवल पे ले जाइए कि आपको इन्वेस्टर के पास नहीं जाना पड़ा, इन्वेस्टर आपके पास आए। ये आपको Start8up.com इसमें कहाँ फिट बैठता है? Start8up.com इसमें इसलिए फिट बैठता है कि जब भी आप हमारे पास आते हैं हम आपका डिटेल्स सारा लेते हैं, और डिटेल्स लेने के बाद आपको क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या आवश्यकता है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं या कहाँ गलती कर सकते हैं, फ्यूचर आपका कहाँ है, फ्यूचर नहीं कहाँ है, आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज लाने चाहते हैं क्या वो फ्यूचर मार्केट में फिट होगी या नहीं होगी। हम 100% दावा नहीं करते हैं लेकिन मैक्सिमम ये कहते हैं कि उस पे Start8up एकदम वहाँ पे आपके लिए गाइड करता है और यहाँ पे ही वो पूरा फिट होता है। तो आप
कहाँ कैसे क्या सिस्टम है आपका फिल्टर करने का इसको? जैसे वो मेरे पास आया तो बोले कि एक हमारे जैसे उनके साथ एक हम फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें हंड्रेड्स के लगभग क्वेश्चंस होते हैं। वो लेने के बाद हमारी टीम के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं उसके छोटे छोटे पे कि ये स्टार्टअप जो शुरू कर रहे हैं पहले उसके फाउंडर्स देखते हैं कि फाउंडर्स कौन कौन है। फाउंडर कोई भी जिसको तिसको तो फाउंडर नहीं बना लिया। टीम में कैसा टीम है, क्या टीम में उनके टीम में कोई वैसे लोग हैं जो इस स्टेज को इस स्टार्टअप को आगे ले जा सकते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। फिर वो प्रोडक्ट या सर्विस जो लाना चाहते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं कि यह प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा। वो पूरी टीम के साथ हम लोग उनकी छोटी छोटी बारीकियों पे, शायद आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज लाना चाहते हैं आपका आपने एक प्राइस रखा किसी भी चीज का 10 रुपया, लेकिन शायद उस प्रोडक्ट का 4 रुपया होना चाहिए। तो कल आप मार्केट में लॉन्च कीजिएगा तो वो प्रोडक्ट आपका फेल हो जाएगा। फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करते, उसके बाद स्टार्टअप के जो भी फाउंडर्स होते हैं फिर उनको बुलाते हैं, फिर उनके साथ ये डिस्कशन करके हम लोग स्टार्टअप को जो भी है वो कंपनी को आपके स्टार्टअप में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है स्टार्टअप की दुनिया का, क्या अनुभव है? हाँ, मेरे यहाँ जितने भी मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं उनका एक्सपीरियंस, हम जो भी एक्सपर्टीज होते हैं अपने का उन्हीं को लाते हैं। मिनिमम जो भी है 10 साल 15 साल 20 साल, मतलब जो भी एक्सपर्टीज है हमारे पास अच्छे हैं। और जितने भी टीम्स हैं हमारे स्टार्टअप के कहीं ना कहीं अपने स्किल्ड है और कहीं ना कहीं अपने जगह पे एक मकाम हासिल कर चुके हैं, वैसे टीम को हम लोग लाते हैं। क्योंकि किसी को भी लाने के पहले हम लोग खुद उसका इंटरव्यू नहीं लेते, उनको लेने के पहले हम लोग ही हमारी टीम में उनको रखते हैं कि उस व्यक्ति या उस पर्सन या उस टीम को हम रखे कि नहीं रखे। सिर्फ हम एक बंदा ही इंटरव्यू नहीं लेता या 5 बंदा इंटरव्यू नहीं लेता, हम लोग उसका सारा टोटल स्किल देखते हैं, उसके बाद ही अपने हम लोग रखते हैं। Start8up.com काफी यूनिक नाम लग रहा है मुझे, तो ये नाम आपने कैसे कहाँ से रखा, क्या कंसेप्ट है इस नाम के पीछे का? कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमने सोचा चलो स्टार्टअप के लिए काम करते हैं तो कुछ नाम रखा जाए। तो रखा कि चलो स्टार्टअप रखे। तो हम लोग नहीं यार, स्टार्टअप से तो सबको स्टार्टअप बोल रहा है, तो कुछ यूनिकनेस क्या लिया जाए। तो अचानक हमें लगा कि चलो एक न्यूमरिक डालते हैं। तो फिर हमने उसमें स्टार 8 अप के बदले स्टार 8 डाला, एक न्यूमरिक डाला। और नाम से एक समझ में आ जाता है कि अरे स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ है। अब उसमें कि ये समझ में आ जाता है कि ये स्टार्टअप से ही रिलेटेड है। स्टार्टअप कुछ ऐसा चीज नहीं है कि कुछ चीज वो प्रोवाइड या कोई प्रोडक्ट लेकर आ रही है, मतलब ये स्टार्टअप से ही रिलेटेड है। तो स्टार्टअप से रिलेटेड है और स्टार्टअप के लिए ही है। Start8up.com में आप स्टार्टअप्स को बुलाने के बाद क्या प्रोसेस है आपके, मतलब इस वेंचर का किस तरीके से आप स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं एक बार आप उनको बुला लेते हैं? जब हमारे पास आते हैं तो स्टार्टअप को हम गाइड करते हैं, ऐसे गाइड करते हैं कि उनका अगर वो ग्रोथ स्टेज पे आते हैं तो हम उनका छोटी छोटी चीज़ों पे उनको एवरी टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन टोटल हम उनको सारा चीज़ बतलाते हैं। टेक टीम कैसे काम करेगी, आपका आइडिएशन कैसे काम करेगी, अदर कंपनी कैसे काम करेगी, अदर जो टीम है वो कैसे काम करेगी, आपका पैन इंडिया पे कैसे जाएगा, ग्लोबल कैसे जाएगा, कहाँ पे आपको हिट करना कहाँ नहीं करना, इस पे सारे हम लोग काम करते हैं। आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, बेवकूफ में छोड़ के आपको क्या ऐसा लगा कि आपने मतलब खुद का स्टार्टअप क्रिएट करने का? एक्चुअली मैं मतलब लोगों की इच्छा होती है कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए, हिंदुस्तान के लोगों की है। हम लोग मीम्स भी देखते हो कि सरकारी नौकरी लग गया तो भाई वो तो बहुत बड़ा राजा हो जाता है। लेकिन मैंने जब सरकारी नौकरी करते समय मुझे लगा कि नहीं, मैं अपना समय और जो है मैं अपना जो टैलेंट है या जो भी मेरे अंदर लगा कि नहीं मैं दूसरों के लिए दूं, दूसरों के लिए करूं। क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद आपने खुद के लिए क्या सोचा? हाँ, एक बार क्योंकि जॉब में एक जो वो है कि एक आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। जॉब छोड़ने के बाद हमने आपने खुद के लिए क्या सोचा? जॉब छोड़ने के बाद हमने सोचा कि अपने कुछ वेंचर स्टार्ट करते, वो वेंचर स्टार्ट करते जो सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। अगर हम जॉब करते तो सिर्फ अपने लिए करते हैं, जॉब से कितने परिवार चलेंगे, मेरे और मेरे बच्चे और मेरी वाइफ चलेगी। लेकिन अगर हम कोई वेंचर स्टार्ट करते, कोई कंपनी स्टार्ट करते तो हमारे साथ टीम्स होंगी, 10 20 50 की टीम्स होंगी, उतनी की फैमिली होंगी। और अगर स्टार्टअप हम के लिए हम लोग काम करेंगे तो वो फिर लाएंगे तो फिर और अलग अलग लोगों के लिए काम करेगी जॉब, यहाँ पे जॉब्स आएंगे, जॉब्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आप खुद का स्टार्टअप क्रिएट करने के बाद उसको रन भी कर रहे थे, फिर कब और कैसे आपको ख्याल गया कि दूसरे स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए कुछ ऐसा करना है और फिर आप मूव किए उस तरफ? जी वही जो चैलेंजेस हमने देखा, ग्राउंड लेवल पे जो चैलेंजेस देखा,
गवर्नमेंट की नहीं बात करूंगा, बाकी जो ग्राउंड लेवल पे जो हमने चैलेंजेस देखा, जो हमने पाया, स्किल लेवल कुछ नहीं है, स्किल लेवल है जो बाहर चले गए, तो फिर वही हमने को समझ में आया कि नहीं भाई यहाँ काम करना है। अगर मैं चाहता तो यहाँ भी काम कर सकता था, बाहर भी काम कर सकता था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि अगर ये स्किल बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन में चलाऊंगा तो ये सिर्फ वही होगा कि आज मैंने एक जॉब छोड़ा, सेम प्रोसेस वही हो गया कि चलो 2 बच्चा या 4 बच्चों को हमारे यहाँ जॉब दे रहे हैं। तब हमें समझ में आया कि नहीं, हम स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं। अगर हम स्टार्टअप्स के लिए काम करेंगे तो जॉब बहुत ज्यादा आएगा। तब फिर हमने इसको मूव किया। जो भी स्टार्टअप्स आपके पास आते हैं संदीप जी, उन स्टार्टअप्स के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पैरामीटर्स रखते हैं, किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई एक तो उनकी टीम्स में कितने लोग हैं, सारे लोग से हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ा आपका किसी भी स्टार्टअप का फाउंडर्स कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाउंडर्स बताता है कि वो स्टार्टअप कितने आगे जाएंगे, कितने आगे नहीं जाएंगे। 4 बंदे मिल गए कि चलो एक स्टार्टअप करते हैं, तो वो पैरामीटर सबसे बड़ा होता है वो। फिर उसके बाद उसका स्ट्रेंथ कितना है, कितना दूर तक वो जा सकते हैं, वो कितना फंड अपने स्टार्टअप में लगा सकते हैं। ये 2-3 चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड मैं बार बार हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि स्टार्टअप हमेशा ये न सोचे कि मेरे पास कल आइडिया है तो मैं कल बिलियनियर बन जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं बनोगे। फंड आपको लगाना पड़ेगा आपके स्टार्टअप में, क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा तो फंड आपको अपने स्टार्टअप के लिए लगाना पड़ेगा। जब आप अपने स्टार्टअप के लिए नहीं लगाइएगा तो फिर आगे से कहाँ होगा। अच्छा, क्या वैसे लोगों के लिए भी कुछ उपाय है, जैसे मान लीजिए कि किसी आजकल के यंग जनरेशंस के पास एक से एक आइडिया उभरते चले जा रहे हैं, तो कोई ऐसा यूथ या कोई ऐसा कॉलेज स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट जिसके माइंड में एक आइडिया है जो किसी प्रॉब्लम को मास लेवल पे सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसके पास फंड्स नहीं है, तो वो बेचारा अगर क्या वो करेगा? सॉल्व कर रहा है, आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया, तब तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो बात फैक्ट है। लेकिन अगर सिर्फ आइडिया है, आइडिया तो हमारे पास भी होगा कि भाई यहाँ कैमरा ऐसे मूव कर जाए, ऐसे मूव कर जाए, ये ऐसे मूव कर जाए, तो आइडिया से नहीं होता। उस आइडिया का आपके पास प्लान्स क्या है, आप उसके पास पूरा प्लान्स लेकर आइए। अगर आइडिया भी तो पूरा एक छोटा छोटा प्लान्स लेकर आइए कि किसी चीज को अगर मूव करना है, इस कैमरा को मूव करना, तो कैसे मूव करेगा। इसमें हमको कोई ह्यूमन नहीं चाहिए, वो मैं जिधर घूम रहा हूँ कैमरा मूव करे, AI बेस्ड हो। तो जब वो सारा एक एक प्लान्स लेकर आना होगा, छोटी छोटी प्लान्स लेकर आना होगा, तो फिर हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप आइडिया लेके आएंगे तो सॉरी, हम लोग कोई हेल्प नहीं करेंगे। क्या डिफरेंस आप देखते हैं टायर 1 सिटीज और टायर 2-3 सिटीज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में? टायर यहाँ के इकोसिस्टम और दूसरे स्टेट टायर 1 की सबसे बड़ा जो है, एक तो वहाँ का गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, जो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा लैक है। आप बैंगलोर में देख लीजिए, हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू ने किया, अभी बिहार में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है। तो एक यहाँ गवर्नमेंट का जो लैक है, उसी के चलते यहाँ का 2 टियर शहर में इसके चलते स्टार्टअप का इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते स्टार्टअप यहाँ पे इम्प्रूव नहीं कर पाते। आप किसी भी शहर का स्टार्टअप अगर उठा के देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि 2 टियर टाउन के ही लोग उसमें स्टार्टअप में हैं। फाउंडर ना होंगे तो को फाउंडर तो आपको जरूर मिलेंगे जो 2 टियर के। आप सोचिए, इकोसिस्टम ना होने के चलते वो वहां मूव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो इतनी सारी स्कीम्स हैं और इंक्यूबेशन लैब्स तक हैं, तो फिर उन सबको कैसे मतलब इग्नोर करा जा सकता है? अब आप अगर मैक्सिमम स्टार्टअप्स को से डिस्कशन कीजिएगा तो उन लोगों को ये भी नहीं पता है। अब इसका भी है कि कहाँ गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, क्या स्कीम्स नहीं है, कैसे इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा, कैसे इंक्यूबेशन सेंटर, वो भी लोगों को नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग उसकी सारी तैयारियां करवाते हैं कि कहाँ से आप गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम धरातल पर बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है। आज स्टेट हो या जो भी है, सेंट्रल हो, उसकी स्कीम यहाँ पे स्टार्टअप को उतना नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो आज मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वहाँ पे यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा। झारखंड के स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरह से व्यू कर रहे हैं? झारखंड का इकोसिस्टम को मैं क्या बोलूँगा, बहुत ही खराब बोल सकता हूँ, खुले दिल से बोलता हूँ कि बहुत इसलिए खराब है क्योंकि सपोर्ट कहीं से नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे मैं खुले बोल रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट होता तो झारखंड में ये स्थिति नहीं होता, मुझे नहीं आना पड़ता। अगर मैं आया हूँ तो क्यों आया हूँ? क्योंकि इकोसिस्टम नहीं है। मैं आप जैसा स्टार्टअप के लिए काम करना चाहता हूँ, रीजन क्या है? स्टार्टअप्स को बदलने के पीछे आपका मेन मोटिव या मुख्य उद्देश्य क्या रह रहा है? हाँ, स्टार्टअप को बदलने या इम्प्रूव करने का जॉब आएगी, रेवेन्यू आएगी। जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, वो नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। हमारा भी क्या 2 टियर टाउन से हम भी 1 टियर बन सकते हैं। हमारे अंदर कैलिबर है जो हम नहीं बन पा रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि हम बने, जो हमारी इच्छा है।
ये पेन पॉइंट आपको कब रियलाइज हुआ संदीप जी कि हमारे स्टेट के बच्चे स्टेट से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इसको लेकर आपने क्या विजन रखा था? अभी मैक्सिमम जितने बच्चे होते हैं 12th करते हैं, उसके बाद सारे के सबके बच्चे बाहर जाते हैं किसी न किसी अच्छे कोर्स करने के लिए। उस कोर्स करने के बाद उसमें से कितने परसेंट बच्चे आपके 2 टियर टाउन या हमारे होम टाउन में आते? नहीं आते, 10% आते। तो 90% स्किल, 90% टैलेंट कहाँ जा रहा है? दूसरे स्टेट में जा रहा है, हमारे स्टेट में नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो आज ये स्थिति है, तो 10 साल बाद हमारे झारखंड में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास स्किल नहीं रहेगा, हमारे पास टैलेंट नहीं रहेगा। अब हमारे बच्चे जो वहाँ रहेंगे, वहीं शादी करेंगे, वहीं उनके बच्चे होंगे, तो वो तो झारखंड एक तरह से छोड़ ही दिए, खत्म हो गए। गवर्नमेंट नहीं समझ रही है, लोग नहीं समझ रहे हैं कि आज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आज गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप्स को लेकर, तो क्या उनमें से किसी इनिशिएटिव या स्कीम का आपको लाभ मिल पाया? नहीं, हमने तो आ चुके, हमारा भी नया वेंचर है, और झारखंड गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स तो दे पा हमने रही है? कोई स्कीम से अभी तक कोई बेनिफिट नहीं लिया है, और हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते। गवर्नमेंट से हमें कोई जरूरत नहीं के लिए, लेकिन हाँ, बाकी जितने भी स्टार्टअप्स लोग हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से था कि मिलेगा, उसमें से मात्र 5 या 10% लोगों को मिला है। मैं एकदम खुले तौर पे बोलता हूं कि आज भी लोग भटक रहे हैं, सेक्रेटेरिएट जाते हैं, उनको एक आश्वासन मिलता है कि हाँ, आपकी फाइल बढ़ चुकी है, आपकी फाइल आगे जाएगी, आपको मिलेगी। वो 3 साल से 2-3 साल बहुत, तो ये स्थिति है कि जिनको कुछ फंड मिला, जब फंड मिला तो उन्होंने लगा कि चलो अब स्टार्टअप को बढ़ाते हैं, उसके बाद कुछ फंड नहीं मिला, और आज बेचारे वो कर्ज के तले दब चुके हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए फंड्स की, रेवेन्यू की आवश्यकता होती है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप में आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है? जी, सबसे बड़ा है कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे? केवल मेडल्स या फोटो या उससे घर या रोजी रोटी नहीं चलती है। तालियां से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए हमें पैसा चाहिए। हाँ। तो हमारे पास जो टीम्स है, जो भी स्टार्टअप आते हैं या जो भी सर्विसेज देते हैं, उनसे हम कमीशन लेते हैं, और उसी कमीशन से उनका जो भी जैसे उनका जो पैसा, उससे हम कमीशन से ही हमारा सारा जनरेट होता है, मॉडल रेवेन्यू मॉडल जनरेट होता है। और जो उनका जो हम जैसे एक वेबसाइट बनाना, जो भी उनका प्राइस है, वो प्राइस हम उनसे लेते हैं, और उसी में हमारा कंपनी चलाने के लिए एक परसेंटेज होता है। क्योंकि अगर वो हमारा नहीं हुई तो हमारी कंपनी कल मालूम चला हमारा स्टार्टअप भी कल वो बंद हो गया। मतलब जो भी कंपनीज हैं, जी, अगर हम कोई भी काम वो हाँ, आपसे करवा रही हैं, तो एक सर्टेन परसेंटेज उस काम का अमाउंट 5 to 10% वो आपका रेवेन्यू हो जाता है। मैक्सिमम जाता है, to 8 to 9% भी मैक्सिमम जाता है। क्योंकि इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर नॉर्मल लेते हैं कि आप एक वेबसाइट बनवा रहे हैं, कहीं से बनवा रहे हैं तो 15,000 में बनवा रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास टीम्स ज्यादा है तो मेरे को वो 10,000 में बन जाएगा। अब हम स्टार्टअप को करते हैं क्या कि आप अगर हमारी सर्विसेज लेते हैं तो हम आपको 13,000 में बना देंगे। अब क्या वो 2,000 का उनका यहाँ पे बचा, 3,000 हमारा कमीशन भी हो गया। बाहर जाते हुए 15,000 लगता, मेरे यहाँ वो 13,000 लगा, लेकिन उसमें भी हमारी कंपनी को 3,000 का बेनिफिट हुआ। फिलहाल में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय जनरेट हो पा रही है? बी इट योर स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज। मेरे यहाँ अभी भी 100 से ज्यादा लोग हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो स्टेट है, स्टेट से के भी लोग हैं, स्टेट से बाहर के भी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सबों का सहयोग रहा तो ये और बढ़ेंगी, 100 से 1,000, 10,000, लाख होंगी, और झारखंड को हम लोग झारखंड में बदलाव लाएंगे। जो भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या रहता है? सब कमीशन बेस्ड रहता है, सारा कमीशन बेस्ड रहता है। और जो स्किल्ड है या है वो लोग सैलरी पे है, स्किल्ड वाला हो गए या लीगल हो गए, वो लोग हमारे सैलरी पे फिक्स्ड है। अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, पैन इंडिया लेवल पे या एक दूर विजन के साथ? नेक्स्ट वे फॉरवर्ड प्लान्स या विजन क्या है आपका? आज क्या होता है मैम कि सबसे बड़ी बात क्या हम लोग देखते हैं, अरे भाई ये कंपनी कहाँ की है? आपका विजन भी हम जानना चाहेंगे, और स्टार्ट एट अप इंडिया का भी विजन वही मैं आ रहा हूँ। अरे भाई ये कंपनी कहाँ की? अरे ये तो बैंगलोर की कंपनी है, अब उसका रांची में ऑफिस खुला। ये कंपनी का, ये तो अमेरिका की कंपनी है। हमारा है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हम इसी सर्विसेज को हर स्टेट में इसके ऑफिसेस और ब्रांचेज खोलेंगे। और हमारा प्लान है कि स्टार एटअप का मेन ऑफिस, मेन ब्रांच झारखंड में हो। लोग बाहर के लोग ये बोले कि यार इसका ऑफिस कहाँ है, तो झारखंड में हो। हम बैंगलोर या पुणे हम इसका हेड ऑफिस नहीं बनाएंगे। इसके बनाने से क्या होता है, अदर स्टेट में अगर ये मैसेज जाएगा कि जब झारखंड में इसका ये ऑफिस है, तो एक के बाद हम चाहेंगे बाकी जो भी हो उनके भी ऑफिस यहाँ पर हों, ताकि झारखंड में लोगों को बढ़े कि हाँ हमारा ऑफिस झारखंड में।
तो पैन इंडिया हम देखते हैं कि हमारा पैन इंडिया हो, लेकिन मेन ऑफिस झारखंड, झारखंड का नाम पूरे इंडिया में फैले। पैन इंडिया लेवल पे आपने अपने star8up.com को ले जाने का विजन किस तरीके से सोच रखा है, क्या प्लान्स हैं? हर स्टेट में, हर शहर में इसके एक ऑफिसेस, एक एक ब्रांच खोलेंगे, और जैसे हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन जो एड्स होता है उसके थ्रू लोगों को लाएंगे, और लोगों को जो हम यहाँ सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं वो हर जगह देंगे। लेकिन बार बार बोलता हूँ कि हाँ, ये कहाँ की कंपनी है, तो झारखंड की कंपनी है, बैंगलोर की कंपनी कल नहीं बनेगी। आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन लोग रहते हैं? हमारे जो भी टारगेट है, हमारा ऑडियंस नहीं है, हमारा क्लाइंट्स है, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप है। हम बिजनेसमैन के लिए कोई काम नहीं करेंगे, हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए काम करेगी। करेंगे या करते हैं? करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे, तीसरे के लिए नहीं करेंगे। इसी के लिए जी रहे हैं, जिएंगे और जाएंगे, क्योंकि कल अगर स्टार्टअप यहाँ इकोसिस्टम बदलता है तो कल मेरे बच्चे भी बाहर नहीं जाएंगे। आप मेरे को सेल्फिश बोल सकते हैं, मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे भी कल यहीं रहें, कल बैंगलोर ऐसे न जाए कि हम लोग बूढ़ा बूढ़ी यहाँ अकेले हैं और बच्चे बाहर हैं। हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहें और झारखंड में ही रहें। कोई भी न्यू स्टार्टअप अगर एक या कोई भी यंग पर्सन, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन अगर एक आइडिया को लेकर कोई स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज क्या डोंट्स होना चाहिए ताकि वो मतलब फेल ना करे और एक प्रोग्रेसिव वे में चले? मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे से कि जब भी आप अपने स्टार्टअप को शुरू करने जा रहे हैं, 24/7 हमेशा उसके लिए सोचिए, होमवर्क कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, टीम अच्छा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि प्रोडक्ट या सर्विस जो भी चीज़ है वो कब लॉन्च करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज़ देखिए। एक एक छोटी छोटी कहाँ पे गलतियां हमसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसके बाद ही इस प्रोडक्ट या सर्विस को लाइए। और जो नहीं कीजिए, वो सबसे पहला काम ये हमेशा मत कीजिए कि मुझे भैया इन्वेस्टर चाहिए। पहला काम जो स्टार्टअप्स करते हैं कि आज हम लॉन्च किए, आप इन्वेस्टर के बारे में एकदम मत सोचिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि हमें स्टार्टअप को एक लेवल तक ले जाना है, हमें कुछ ताकि इन्वेस्टर हमारे पास आए। रिक्वेस्ट है, स्टार्टअप कीजिए, लेकिन इस इन्वेस्टर कहना या गवर्नमेंट कहना छोड़ दीजिए प्लीज। संदीप जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। थैंक यू।